हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1। हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक सेट और दूसरा रिलेशन। तो हम हर टॉपिक को डेप्थ में पढ़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ और कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीप डाइव करेंगे और हर एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि अगर क्वेश्चन में वो टर्म यूज हो तो आप उसको देखकर ऐसे अननोइंगली फील ना करें, ताकि जैसे क्वेश्चन में कभी अनवांटेड टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है तो स्टूडेंट स्टक हो जाता है कि हम कैसे उसको सॉल्व करें। तो हमारा ये चैप्टर 1 है जिसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होंगे। क्लास 11th में अलग अलग चैप्टरों में नई नई टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो जो स्टूडेंट क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं उनके लिए वो एकदम ही नया चीज है। तो आप हर टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझिएगा, उसके डीप कॉन्सेप्ट में जाइएगा। तो ये ऐसा हम करेंगे। तो आप डेफिनेशन मैं बताऊंगा, आप लिखना हो तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और उसके थ्रू हम जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जब एक बार लेक्चर के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सेट, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 है आपका मैथमेटिक्स क्लास 11th का। ओके, तो हम पहले यही जानते हैं कि सेट होता क्या है, ठीक है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, सेट क्या होता है, ठीक है। तो सेट आप किस चीज को बोल सकते हैं? सेट का डेफिनेशन क्या होता है? जैसे इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुए हैं। एक तो है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, ठीक है। दूसरा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? आपका ऑब्जेक्ट एनीथिंग, लाइक आप कोई रियल वर्ल्ड में जाएं, कोई भी चीज ले लें आप, जैसे कार हो गया, ठीक है, और आपका कोई एनिमल वैरायटी हो गई, एनिमल वैरायटी, कलर नेम हो गया, और आप अगर आएंगे मैथमेटिक्स में तो नंबर हो गए हैं। ये सब क्या है? एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही बस खाली रहेगा तो सेट नहीं हो जाएगा। ये सेट का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम लोग सेट बोलेंगे जब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। आप समझ रहे हैं? ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू में डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इसके। तो और डेफिनेशन में अगर बच्चे वेल डिफाइंड पे ध्यान नहीं देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसका आंसर होगा, सभी ऑप्शन पढ़ने में सेम ही लग रहे हैं। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वेल डिफाइंड। तो हम अब ये पढ़ते हैं कि किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइंड कब बोलेंगे, या फिर ये वेल डिफाइंड होता क्या है। ये जो क्रिटिकल टर्म है वेल डिफाइंड, ये क्या होता है? तो वेल डिफाइंड ऐसा चीज होता है जो किसी भी पर्सपेक्टिव में चेंज ना हो, ठीक है। अनचेंजेबल, अनचेंजेबल, ठीक है। कोई जैसे फैक्ट है कि ये है नेचुरल नंबर 1 2 3, तो ये एक ट्रू चीज है, अनचेंज नहीं हो जाएगा कि नेचुरल नंबर -1 -2 ऐसा हो गया नेचुरल नंबर। तो वेल डिफाइंड क्या होता है? ये ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जो अनचेंज होते हैं और कुछ भी हो जाए ये हमेशा सेम मीनिंग देंगे, एग्जैक्ट सेम मीनिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब ऐसा कलेक्शन जो किसी बेसिस पे चेंज ना हो। अब ये क्या होता है? इट रिमेन्स सेम नो मैटर हु इवेलुएट इट। आप देखेंगे किसी भी चीज को, किसी कलेक्शन को, अगर वो वेल डिफाइंड रहेगा तो आपको ही उसी तरह दिखेगा और कोई दूसरा स्टूडेंट देखेगा
तो उसको भी उसी तरह दिखेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक चेंजेबल बताता हूँ, जैसे ये फेस है कोई, लाइक ये आपने देख लिया क्यू, हर फेस डिफरेंट डिफरेंट कलर का है। इस टाइप से अगर कोई देखे इस साइड से, तो इस साइड का स्टूडेंट बोलेगा कि ये इस कलर का है, इस साइड से कोई स्टूडेंट बोलेगा तो ये इस कलर का है। तो ये चेंजेबल है फेस, ठीक है, फिक्स नहीं है। लेकिन जैसे अगर ये बोले नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर हो गया, इन सब का बोले कि होल नंबर होता है आपका 0 1 2 3 काउंटेबल, ये सब होते हैं, तो ये आप भी बोलेंगे और दूसरा स्टूडेंट भी बोलेगा। अब हम किस कलेक्शन को या फिर किस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं? जैसे किसी का ओपिनियन हो गया, ठीक है, कोई व्यक्ति आया ऐसे बोल दिया कि मैं आज वहां से आकर इतनी चीजें लाए, ये ओपिनियन हो गया, उसके पर्सपेक्टिव में हो गया, ठीक है। कोई भी चीज सब्जेक्टिव हो, मतलब पर्सन स्पेसिफिक चीजें हो, पर्सन स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो, पर्सन स्टेटमेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव होता है। तो ये चीजें क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड क्या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही होता है दो कॉन्सेप्ट का, वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या होगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ वेल डिफाइंड मैनर, मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका डेफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे अगले कॉन्सेप्ट या इस कॉन्सेप्ट को और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे आपका किसी भी चीज को सेट कैसे बोलेंगे, आप, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको आप बताइएगा क्या ये सेट कंसीडर किया जाएगा। द थ्री, ठीक है, द थ्री मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, ओके, क्या ये एक सेट है? तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, और डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया है उस डेफिनेशन पे इसको इवेलुएट कीजिए, फिर उसके बाद आंसर बताइए, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। आई होप आपने ट्राई किया होगा पॉज करके, तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होगा। जैसे ये क्या है, थ्री मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास, ओके। अगर ये स्टूडेंट वन आएगा, स्टूडेंट वन, ये कुछ बोलेगा कि ए सी डी, these are the girls named with A C D and they are most beautiful in their class। स्टूडेंट टू आया, क्या ये स्टूडेंट टू यही बोलेगा? हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि हाँ यही बोलेगा, बट यहाँ पे बात हो रहा है ब्यूटीफुल चेक कर, तो ये ब्यूटीफुल जो है ना वो सब्जेक्टिव होती है, ठीक, क्या होती है, सब्जेक्टिव। आपके लिए कोई चीज बहुत सुंदर हो सकती है, ठीक है, किसी और व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो सुंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीजें हैं। तो ये क्या हो गया, मैंने बताया था आपको वेल डिफाइंड क्या चीज नहीं होती है, ओपिनियन एंड सब्जेक्टिव चीज। तो ये सब्जेक्टिव हो गई, तो ये वेल डिफाइंड तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, ये सेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप समझेंगे, डेफिनेशन को यूज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज ये सब आपके वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो मैं आपको एक अगला एग्जांपल देता हूं, उसमें आप सोचिएगा कि ये कौन सा सेट है या नहीं है। जैसे ये हो गया आपका कि ये एक प्रकार का है इंग्लिश लेटर, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंग्लिश लेटर, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ इंग्लिश लेटर। क्या ये आपके दृष्टिकोण से, आपके एनालिसिस के, आपने जो अंडरस्टैंडिंग समझा है सेट का, उसके हिसाब से ये सेट है या नहीं है?
एक्चुअल में भी बताना है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है अभी उसी का यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप उस चीज को यूज करते हैं तो आपका एनालिटिकल कैपेसिटी एंड पावर बढ़ता है, कि आपने जो पढ़ा उसको रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल करने के बाद यूज कर रहे हैं, उस डेफिनेशन को यहाँ पे लगा रहे हैं और उसके बाद आंसर पा रहे हैं। अगर आंसर सही होता है तो आपकी एनालिटिकल बॉन्डिंग, जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं और कनेक्शन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के परस्पेक्टिव से बिल्डअप होते हैं। तो ठीक है, तो आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट 1 को बुलाऊं, सेम एक्सपेरिमेंट आप कीजिए, 3-4 लोगों को बुला लीजिए और पूछिए। हाँ, ये होना चाहिए कि ये बायस नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं आपको तो मैं गलत ग्रुप करके रहूंगा, मैं ये वाला आंसर दूंगा, नहीं, अनबायस। हमेशा हम लोग जो भी जजमेंट बनाते हैं, जो भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करते हैं, अनबायस तरीके से, बायस नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 से हम पूछेंगे, हमें बोलिए ऑल इंग्लिश लेटर, ग्रुप ऑफ इंग्लिश लेटर। वो बोलेगा ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट 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 जेड। ठीक है, स्टूडेंट 2 को बुलाएंगे हम। स्टूडेंट 2 से हम पूछें कि आप बताइए, सेम बताइए आप इंग्लिश लेटर के ग्रुप। तो वो भी बोलेगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डॉट 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 जेड। तो ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट को बुलाएंगे जो इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश में लेटर होते हैं, वो आपके ए से लेके जेड तक हो गए। तो ये क्या है, ओपिनियन तो है नहीं, ठीक है, मतलब ये सब्जेक्टिव है नहीं, और ये एक वेल डिफाइंड चीजें है, मतलब अनचेंजेबल है। ठीक है, इसने भी वही कहा, इसने भी वही कहा, जो आगे स्टूडेंट आएगा वो भी कहे वही कहेंगे। तो ये क्या हो गया, एक अनचेंज कलेक्शन, मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये रहा ना आपका एलिमेंट, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, हम इसी को बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, जो पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट होते हैं सेट में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। ये सेट हो गया आपका, वेल डिफाइंड होगा, तो ये हो गया क्या, एक सेट। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को करिएगा अपने से, क्योंकि वीडियो को जब तक पॉज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे मूवी की तरह चल रहा है, आप देख रहे हैं, हो सकता हो आपने नोटबुक भी ना ली हो, नोट नोट भी ना कर रहे हो, तो ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोग अच्छे से चैप्टर को नहीं सीख पाएंगे। आप सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, नोट्स उसके बनाइए, अच्छे से रिवीजन भी कीजिए, और इन कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें आप जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उन सबको रिकॉल करके उस पर अप्लाई कीजिए, ताकि जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो अच्छे से उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के प्रति एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए, अच्छी तरह से बिल्ड हो। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इस चैप्टर के सिंबल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट सिंबल, एक ये सिंबल होता है, कुछ स्टूडेंट हो सकता है पहले से ही जानते हो, इसको हम लोग बोलते हैं मेंबरशिप सिंबल। तो ये हो गया क्या, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग टू। और इसका एक अपोजिट वाला सिंबल होता है, यही सेम ऐसा रहेगा, इसको नॉट कर देंगे। जैसे हम लिखते हैं ना, इक्वल, इक्वल टू हो गया, एंड नॉट इक्वल टू, सेम ऐसे ही ये भी है। ये क्या हुआ, नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट मतलब क्या है। जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, इसमें कुछ लोग हैं, अब ये कोई एक एंटिटी है या फिर कोई स्टूडेंट है, अगर इस ग्रुप का मेंबर होगा तो ये क्या बोलेगा, मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, इस ग्रुप में बिलोंग करता हूँ। ठीक है, इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब क्या है, ये इस ग्रुप में ही है। आया समझ में, ये इस ग्रुप में बिलोंग करता है। अगर कोई ये बंदा है, इसमें है, इसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, कोई ये दूसरे सेक्शन का स्टूडेंट आ गया, या फिर दूसरे हाउस के, जैसे स्कूल में होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट हाउस, तो ये डिफरेंट हाउस का स्टूडेंट आ गया, अब ये बोलेगा कि आई नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, मतलब ये नॉट बिलोंग टू होगा। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा आई एम नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, जो ये ग्रुप है ऐसा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ओके, आई एम नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो वही है,
कोई हमारा सेट होगा, उसमें के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, कुछ एलिमेंट होंगे उससे बिलोंग करेंगे, तो हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, जैसे ये है, ये मान लीजिए सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी डॉट 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 जेड। ठीक है, अभी इसको मैं आगे बताऊंगा ये क्या है, इसको ऐसे कैसे लिख रहे हैं। अभी आप समझिए, ये सेट है, सेट ए है। ठीक है, इसको मैं अगर बोल दूं ये आपका कोई एलिमेंट है जिसका नाम है थीटा, थीटा बिलोंग्स टू सेट ए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, क्यों? क्योंकि थीटा तो इस वाले सेट में है ही नहीं, कहीं ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड में थीटा आता ही नहीं। ये तो इंग्लिश अल्फाबेट है, ये तो रोमन में आता है, रोमन अल्फाबेट में आता है, लैटिन। ठीक है, अगर मैं बोलूं स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये क्या है? ये ट्रू हो गया। देख रहे हैं आप, यही है। तो हम जब बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू का यूज करते हैं, तो हम एलिमेंट के लिए ही करते हैं यूज, यूज फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कुछ एक छोटा ग्रुप बोलेंगे इसको बिलोंग बोल रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट में इसमें पढ़ेंगे जो हमने अभी सेट पढ़ा। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम सेट को कैसे डिनोट करते हैं, उसको नोटेशन में कैसे लाते हैं, मतलब नोटेशन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे सेट का। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नोटेशन। ठीक है, नोटेशन कन्वेंशन। ओके, तो ये हो गया आपका हेडिंग। तो सेट का जो नोटेशन होता है ना, पहला क्या होगा? पहला ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। जैसे कि मैंने ऊपर वहां पे दिया था ना, सेट ए था ऊपर, तो कैपिटल लेटर में यूज होगा, ए टू लेटर जेड या फिर कोई ऐसा कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, और हमेशा आपका ये करली ब्रेसेस में ही रहेगा, ऑलवेज। ये हो गया आपका करली ब्रेसेस में हमेशा रहेगा, और करली ब्रेसेस में। ठीक है, और तीसरा क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये किसी भी ऑर्डर में रहता है। तो मतलब क्या है, ऑर्डर इज इररिलेवेंट फॉर दिस, इररिलेवेंट। ओके, मतलब ये 1 2 3 ये एक सेट हो गया, 2 1 3 ये सेट हो गया। ये दोनों डिफरेंट सेट नहीं है, ये है सेम सेट। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे ऑर्डर इररिलेवेंट है। और चौथा क्या हो गया, नो रिपीटिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नो रिपीटिशन। क्यों? यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2 कामा 3, तो इसको आप सेट नहीं बोलेंगे, रिपीटिशन नहीं होगा। इसको आप इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, 1 कामा 2 कामा 3, ये जो है ना इसके ही इक्विवेलेंट यही है। और बेटर तरीका होगा इस फॉर्मेट में, यूनिक होने चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेट का नोटेशन कन्वेंशन की तरह हम लोग फॉलो करेंगे हमेशा। क्या रहेगा? पहला उसका जो नोटेशन रहेगा, ये आप देखेंगे ऊपर, ये जो है ये कैपिटल लेटर है, ये देखिए हमेशा करली ब्रैकेट में रहेगा ये। ठीक है, और तीसरा क्या है, रिपीटेशन नहीं होगा, नो रिपीटेशन। ऑर्डर कहीं भी हो सकता है, ये वाला जो है इधर हो, ये वाला जो है इधर हो, मैटर नहीं करता। ठीक, ये 4 चीज आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके नोटेशन पे कुछ हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन देखते हैं। सेट का स्टैंडर्ड नोटेशन देखेंगे हम लोग, जैसे एन। एन का जो होता है ये एक सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, कहीं भी आपका एन आ जाए तो आप एन से हमेशा समझेंगे नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? ऐसे रहेगा 1 2 3 डॉट 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 डॉट,
इंफिनिटी तक जाएगा, ये आपका एंड ही नहीं होगा, इंफिनिटी जाएगा। ऐसे ही आ गया आपका ये आप बताइए क्या है। आप लोगों ने क्लास 10th में रियल नंबर पढ़ा होगा, उसमें सब रियल नंबर के स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो आप बताइए जेड किस चीज का नोटेशन है। ये होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ये कैसे होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ये हो गया माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -2 -1 0 एंड 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी, जहां तक जाएगा ये भी इंफिनिटी जाता है। और इसमें ही दो पार्ट होते हैं, जेड प्लस एंड जेड नेगेटिव। जेड प्लस सिक्योरिटी वाला नहीं, ये जेड प्लस मीन व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर, समझ रहे हैं आप, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ये जेड प्लस से डिनोट करेंगे यहाँ के बाद वाला, और जो निगेटिव वाला रहेगा ये यहाँ के बाद। तो यहाँ पे बच जाता है एक जीरो, तो जीरो ना इसमें आता है ना इसी में आता है। और इसमें एक और इसी से रिलेटेड एक और दो कॉन्सेप्ट है, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव नंबर या नॉन निगेटिव इंटीजर, आप बात कर लीजिए, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर मीन क्या है, निगेटिव इंटीजर नहीं रहेंगे, निगेटिव इंटीजर को छोड़ के बाकी सब इंटीजर रहेंगे। तो निगेटिव इंटीजर ये रहा, अब इसको छोड़ के क्या है 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, मीन्स जीरो इसके साथ पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरा टर्म क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऐसा इंटीजर का सेट जो पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव नहीं होगा तो जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी होगा पूरा, -1 -2 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी, ठीक है। कई कई बार बोलता है आपको नॉन जीरो, मीन्स ऐसा रहेगा जिसमें जीरो ना हो। तो ये सब टर्म्स हैं, इंग्लिश वर्ड टर्म्स हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, और मैथमेटिकल में ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि आप क्वेश्चन में अगर ये देखें तो फैमिलियर है कि हाँ ये भी सर ने पढ़ा था, ठीक। तो अब अगला क्या आता है, अगला है आपका दूसरा नोटेशन क्यू का। आई होप क्यू का ये आप जान गए होंगे क्या है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर मैंने बताया था आपको किस में लिखते हैं, पी बाई क्यू में लिखेंगे। पी एंड क्यू आपका क्या होगा, बिलोंग्स टू, देखिए ये नंबर है, मैं आपका साइन यूज कर रहा हूँ वहां पे जो मैंने पढ़ाया था अभी, मेंबरशिप साइन सिंबल, ठीक। क्यू एंड पी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, क्यू एंड पी बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर का क्या होता है, जेड, ये हो गया इंटीजर, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो कोई भी चीज जब बिलोंग करता है ना, किसी सेट से बिलोंग करता है, किसी ग्रुप ऑफ वेल ऑर्गेनाइज, अगर सेट के कंपेरिजन में बात करें तो ग्रुप ऑफ मींस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड उससे बिलोंग करता है। अब एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से थोड़े बिलोंग करेगा, अब ऐसा थोड़ा है कि पी जो है क्यू से बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग का यूज करते हैं तो किसी एक एलिमेंट को हम लोग किसी एक सेट से बिलोंग करवाते हैं, तो ये है यार। और अगला आता है आर। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि आर रेशनल नंबर होना चाहिए, ये नोटेशन है, आपको इसको याद करना पड़ेगा कि नोटेशन क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप देखेंगे, अगर आप अपने हिसाब से बोलेंगे नहीं नहीं मैं आर को रेशनल नंबर मानूंगा, तो क्वेश्चन में आपसे गलती हो सकती है। तो यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी है, आर को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एक स्टार्टिंग का बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है एक प्रकार का वेल डिफाइंड सेट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, सी से उसको डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको हम लोग लिखते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ए प्लस बी आई, ठीक है, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी
रियल नंबर भी बोल सकते हैं आप, रियली नंबर होता। हाँ ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या फिर प्री सेट जो प्री बिल्ड है, यही ये प्री बिल्ड फंक्शन है। ये ऐसा आप देखेंगे तो आप इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करेंगे, ऐसे नहीं कि अपने से आपने कुछ फिक्स्ड भी मान लिया। तो ये चीजें होती हैं। अगर मैं इसमें एक हायरार्किकल मॉडल लिख दूं तो जो होता है एन, वो बिलोंग करता है इससे, डब्ल्यू से बिलोंग नहीं। अब ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो एक सेट से बिलोंग नहीं करता, उसका वो सबसेट होता है। ठीक है, ये सिंबल जो है सबसेट है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि परफेक्ट सबसेट है, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, ये छोटा है। ठीक, ये है डब्ल्यू जो सबसेट है किसका है, जेड का है। जेड जो है सबसेट है किसका है, ये ऐसा ऐसा नहीं है, ये जैसे यू होता है ना हमारा यू, इसको इस 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। ठीक, जेड किसका है, जेड आप जानते हैं इंटीजर है, जो होगा रेशनल नंबर का होगा। रेशनल नंबर जो है हमारा रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स। तो सुप्रीम क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही सब आते हैं, रियल नंबर। ठीक, ये सब चीजें हो गई, और इन्हीं सब में हम, ये मैं आपको आगे इन डेप्थ में बताऊंगा क्या है क्या नहीं। दो चीजें होती हैं, एक ऐसा होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। ठीक है, इसके बारे में डिफरेंस मैं बताऊंगा आगे। तो अभी आप इंटरवल के बारे में पढ़ लीजिए। मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था आपको, उसके लेक्चर में इंटरवल के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको डिटेल में समझना है तो वहां पे जाइए, वहां पे मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया था। यहाँ पे मैं बस आपको एक इंट्रो टाइप का दे देता हूँ, ताकि अगर कुछ बच्चे जो अगर नहीं देखे हैं तो उनको कुछ आइडिया मिल सके कि अच्छा हाँ ऐसा दिखता है। इंटरवल जैसे होता है कि अगर नंबर लाइन है, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक नंबर ले लो, ये सब पूरे रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग इंटरवल बोलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहेगा इंटरवल। तो पहला केस होता है ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। दूसरा केस क्या हो सकता है, ए लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन बी। तीसरा केस क्या हो सकता है, ए लेस देन एक्स एंड एक्स नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन बी। और चौथा क्या हो सकता है कि x जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो a से और स्ट्रिक्टली लेस है b से। तो इसको हम लोग सिंगल फॉर्म में नोटेट करते हैं। ये अगर इक्वल रहेगा तो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ए साइड है एंड बी, ये भी होगा। और इक्वल नहीं होगा तो हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब देखिए ए की साइड में क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके साइड नहीं है तो इसे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ए इंक्लूड है, बी एक्सक्लूड है, मतलब इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे क्या लगाएंगे बताइए आप, हाँ यहाँ पे लगाएंगे पैरेंथेसिस, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इन दोनों के साइड में इक्वल नहीं है तो ये पैरेंथेसिस। यही है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये 8, 12 इसके बीच में आप इंटीजर, इंटीजर बताइए इसके बीच में इंटीजर क्या है, तो इंटीजर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। अगर 13 करेंगे तो ये तो बाहर चला गया। अब क्या क्या लेंगे, ये भी आ सकता है 8 के इक्वल है, 8 एंड 12 के बीच में 9 है, 10 है, 11 है। लेकिन जो 12 है आपका, क्या हम 12 को इसमें लेंगे, नहीं, ये 12 जो है ऐसे में एक्सक्लूड है, तो 12 क्या होगा, नहीं होगा। आया समझ में। तो ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, इंटरवल का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए ये 9 है, मैं बोल दूंगा 9 बिलोंग्स टू व्हाट, ए कॉमा बी, मींस 9 बिलोंग्स टू, ये एक एलिमेंट है ना, एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करेगा 8, 12। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहां पे ना समझ में आए आप लोग पॉज करके फिर से देखिएगा, और जो मैंने बोला है जैसे समझने को, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने को क्वेश्चन में, वैसे आप अप्लाई कीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक, तो ये अगला कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम लोग सेट का रिप्रेजेंट कैसे पढ़ेंगे? मैंने आपको इधर बता रहा था कि ये वेल डिफाइन होता है, कलेक्शन होता है, लेकिन मैथ में ऐसे स्टेटमेंट थोड़े लिखेंगे हम लोग, सवाल भी तो करने हैं। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्चुअल पार्ट, उसके डिफिनेशन वाले पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, आ गए होंगे। तो अब हम लोग रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म पे पढ़ते हैं। स्पेशली ये टू टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, टू टाइप, ठीक है। पहला क्या होता है? पहला रोस्टर फॉर्मेट होता है, रोस्टर फॉर्म। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये टर्म है, टर्मिनोलॉजी को आप याद ही करेंगे, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, हो सकता है इसको और भी नामों से जाना जाता हो, तो मैं एक दो कॉमन नेम बता देता हूँ। तो ये रोस्टर फॉर्मेट को हम लोग ये भी बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी मेथड या प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी का फॉर्म बता रहा है, ये टेबल के फॉर्म में बताएगा। दोनों ही करली ब्रैकेट में रहेंगे, ठीक है, दोनों ही करली ब्रैकेट में रहेंगे। जैसे मैंने वहां पे बताया था, सेट के जो नोटेशन होंगे, क्या क्राइटेरिया है, कन्वेंशन क्या है, अपने 4 पॉइंट बताए थे, उसको सब फॉलो करेंगे। तो अगर मैं रोस्टर फॉर्मेट की बात करूं, रोस्टर फॉर्मेट तो आप ऐसे देखिए, ये रहा इक्वल, ये रहा, ये तो सब में कॉमन था, ये हो गया सेट। ये देखिए आप सेट है, इसको हम लोग कैपिटल में लिखे हैं, कैपिटल लेटर, ये करली ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कॉमा सेपरेटेड होंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, डॉट डॉट डॉट, जेड हो गया, ये ठीक। अगर मैं कोई और लिख दूं यहाँ पे ऐसे, रोस्टर फॉर्मेट, रोस्टर फॉर्मेट हो गया। अभी अगर सेट बिल्डर फॉर्मेट कर दूं तो ये सेम ऐसा ही रहेगा, बस इसके बीच में क्या लिखेंगे ये बदल जाएगा, ठीक है। ये लिखेंगे, ये एलिमेंट है, एक्स होगा, यहाँ पे हम ये लगाएंगे, या फिर एक फॉर्मेट और आपको बता दूं, एक्स लिखेंगे या फिर ये लगाएंगे, ठीक है। ये एलिमेंट है, यही है, बार बार रिपीट कर रहा। जैसे आपने वो नहीं पढ़ा हुआ क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप लिखते हैं ना एनथ टर्म, तो ये कुछ ऐसा ही है, ये एनथ टर्म में होता है, ये उस टर्म को अलग अलग, जैसे ये आपका उस फॉर्मेट में हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस फॉर्मेट में, और ये आपका ए एन फॉर्मेट में है, ए एन फॉर्मेट डायरेक्ट, ए प्लस एन माइनस वन डी, इस फॉर्मेट में डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको याद रखेंगे, ऐसे रिलेट करेंगे का, क्योंकि आपने एपी पढ़ रखा है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। तो ये x है, यहाँ पे आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट, x बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, किसकी? x की प्रॉपर्टी बता रहे हैं आप, सेम यही आप लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे मैंने ये बता दिया, और आपको ध्यान रखने के लिए ऐसा लिख लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा ही आप लिख लीजिए। जहाँ पे होगा प्रॉपर्टी, 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 इस चीज यहाँ पे अगर एक्स है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्मेट हो गया और रोस्टर फॉर्मेट हो गया। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आसानी से हमें ये समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये 1, अगर मान लीजिए आप इसको ए लिखते हैं, सेट ए है, 1, 4, 9, 16,
कॉमा डॉट 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 जाना। तो बताइए ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्मेट में है या सेट बिल्डर फॉर्मेट में? आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा कि ये किस फॉर्मेट में है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको डेफिनेशन मैंने बताया था, उसके कॉन्सेप्ट बताया था कि ये कॉमा सेपरेटेड होगा हर एलिमेंट, जैसे मैंने बताया था एपी से रिलेट करके उस टाइप में होगा, तो ये होगा रोस्टर फॉर्मेट। तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। ओके, अगर मैं आपको बोल दूं कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए सेट बिल्डर में, तो आप कैसे करेंगे कन्वर्ट? बताइए आप कैसे करेंगे कन्वर्ट? आप ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्मेट में ये हो गया आपका एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगा एक्स जो होगा इक्वल टू होगा किसके, एन स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, एन स्क्वायर के इक्वल होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल, एन बिलोंग्स टू, एन क्या है, एक एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑफ। अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, इसको हम लोग लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में, सेट बिल्डर फॉर्मेट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्मेट में है। हम लोग पूरा स्टेटमेंट या फिर पूरा हम लोग लिख नहीं रहे हैं, ये जाएगा तो ये बहुत बड़ा आगे जाता रहेगा, फिर बहुत सारे स्क्वायर फॉर्म में आएंगे। ये क्या है, स्क्वायर फॉर्म में, ये देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो मैंने इसको लिख दिया ये एक्स का स्क्वायर है। एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स जाता जाएगा आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब नेचुरल नंबर है आपका। तो ये हो गया कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन और आप कीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप क्वेश्चन करिए खुद से ट्राई, वीडियो को पॉज कीजिए, पेन पेपर उठाइए, आप पेन पेपर से अपने ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं ऐसे बेड पे लेटे रहेंगे या फिर चेयर पे बैठे हैं, मोबाइल ऐसे कर लिए 2x स्पीड पे, 1.5x स्पीड पे, इन सब पे करके बस वीडियो देखे जा रहे हैं। तो इससे मैं आपको बता दूं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप इससे बढ़िया आप रख लीजिए, आप अच्छे से मोबाइल पे दूसरा कुछ वीडियो देख लीजिए इंटरटेनमेंट का, ताकि आप अगर मूड फ्रेश करने आए तो ऐसा हो जाए। आप ऐसे लेट के ना पढ़ें, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर पेन एंड पेपर हो जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगाएं, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करें, अच्छे से पढ़ें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, अगर खेलना है आपको तो आप पहले खेल के आ जाइए, ठीक है। आप ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं वीडियो को 2x पे करके 1.5x पे करके देखता जाता हूँ और फिर बाद में नोट्स बना लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा, एआई वगैरह का यूज कर लूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। इन सब का यूज कीजिए आप, लेकिन एट द एंड आपको ही समझना है। आप समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और आप क्लास 11th में अभी आए हैं तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। आप हमारे जो ब्रेन है उसका फंक्शनिंग समझिए, ब्रेन क्या होता है, जितना पर्टिकुलर चीज को अच्छे से वो ऑब्जर्व करता है, जितना लंबे समय तक देखता है, वो और अच्छे से फीड होता है हमारे मेमोरी। आप 2x पे देख रहे हैं, 2x पे देख रहे हैं, टीचर कोई है पढ़ाते जा रहा है, आपको कुछ समय के लिए आपके ब्रेन में रिटेन, ब्रेन को प्रोसेसिंग का टाइम ही नहीं मिलता, प्रोसेसिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा ब्रेन को, तो वो लंबे समय तक कैसे उसको होल्ड कर पाएगा। तो आप क्लास 10th से क्लास 11th में आए हैं, आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप 2x पे ना देखें, आप स्टार्टिंग से देखें। हाँ, अगर दोबारा पढ़ रहे हैं तो आप 2x पे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये है सेट ए, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये यही यहीं पे खत्म हो गया। तो आप पॉज कीजिए, आप ये कौन से फॉर्मेट में है, कौन से फॉर्म में है वो लिखिए, और इसको आप दूसरे वाले फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप पता चल जाएगा पहला ये फॉर्मेट है तो दूसरा वाला जो बचे उसमें आप कन्वर्ट कीजिए। आई होप आपने इसको पॉज करके सॉल्व किया होगा। तो ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्मेट है, ये हर एलिमेंट अलग सेपरेट है। तो हम इसके एक एलिमेंट में देखेंगे
एक एलिमेंट करके देखेंगे, इसमें ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा ये 1 है, ये वाई 2 है, ये 2 यहाँ पे चला गया, ये 3 आ गया ना, ये 3 यहाँ पे चला गया, ये 4 आ गया, ये 4 यहाँ पे चला गया, ये 5 आ गया, ये 5 यहाँ पे चला गया, ये 6 आ गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर रखूं, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे क्या जा रहा है, x जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे x जा रहा है। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, जब यहाँ पे जो है उससे एक अधिक है, देखिए एक अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है, तो हम जो x ऊपर माने हैं नीचे हम क्या कर देंगे, x+1 कर देंगे। आपने एनालिसिस करके ये एक नंबर पाया, ये एक टाइप का पैटर्न पाया कि कोई भी नंबर हो इस फॉर्मेट का ही होगा। ऊपर अगर आप x=5 रख देंगे तो नीचे क्या आएगा, x+1 मीन्स 5+1=6 ही आएगा। आपने पैटर्न, ठीक है, तो पैटर्न को डिकोड कर लिया, तो पैटर्न को ही डिकोड करने के बाद ही आपका सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखने का स्टोरी शुरू होता है। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे कि जो हर एलिमेंट है, यहाँ पे हम लिखते हैं हर एलिमेंट किस फॉर्मेट का है, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग हर एलिमेंट किस फॉर्मेट का है, हर एलिमेंट फॉर्मेट का x/x+1, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे, ठीक। अब आप देखेंगे x कहां से कहां लेके जा रहा है, x इसमें क्या भरेंगे, x=1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, x=2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, x=3 रखेंगे तो ये आ जाएगा, x=5 रखेंगे डॉट 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 तो ये आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, क्या है 1 2 3 4 5, यही है ना, यही है। मैंने आपको बताया था ये दोनों इंक्लूड है, तो इंटरवल का आप यूज करेंगे। ओके, इंटरवल का आप यूज कैसे करेंगे, ये है 1 से लेके 5 तक, लेकिन इस इंटरवल का मतलब है 1 से लेके 5 तक मतलब 1.5 भी है, तो हमें क्या चाहिए 1 2 3, तो ये x जो है इससे बिलोंग कर रहा है, साथ में x जो है आपका नेचुरल नंबर, ठीक, आया समझ में। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 5 तक, और कॉमा देंगे, फिर एंड लिख देंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे आप लोग देखेंगे। मैं अभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से और उसके डेप्थ में जाके बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब बिल्ड हो जाएगा ना, आप क्वेश्चन कुछ भी देखें, क्वेश्चन को ऐसे ही कर देंगे हम लोग, हाँ ये हुआ, ये पैटर्न ऑब्जर्व किया, ऐसे यहाँ पे लिखा, इसकी प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है, प्रॉपर्टी लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस बार मैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में ही दूंगा, आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि x, ठीक है, x=2 the power n, n belongs to नेचुरल नंबर। और भी मैं, हाँ एक कंडीशन ये रहा, अभी आप ये पढ़, इसको मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, 2 the power x, ओके, x belongs to नेचुरल नंबर। तो अब इसको रोस्टर फॉर्मेट में करें करूँ, तो x कहां से कहां तक जा सकता है, x जा रहा है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और ये कैसे एलिमेंट कैसे चेंज हो रहा है, 2 दी पावर n, तो पहला एलिमेंट क्या होगा इसके लिए 2 दी पावर 1, इसका एलिमेंट क्या होगा 2 दी पावर 2, इसका एलिमेंट क्या होगा 2 दी पावर 3, इसका एलिमेंट क्या होगा 2 दी पावर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही जाता रहेगा। तो इसको आप लिखेंगे रोस्टर फॉर्मेट में 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3, 2 दी पावर 4, 2 दी पावर 5, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, हो गया 2 4 8 16 32 64, ऐसे ही जाता रहेगा। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्मेट। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन में स्मॉल वेरिएशन दे दूं इसका, जैसे ये रहा, अगर v इज इक्वल टू ऐसा कुछ हो गया, जैसे 2 दी पावर x
x belongs to natural number and x belongs to what, 1 comma 3। तो आप कैसे करेंगे इसको? ठीक है, आप पहले देखेंगे x क्या है, x नेचुरल नंबर है। ओके, x कहाँ तक जा सकता है, 1 से लेके 3 तक जा सकता है, नेचुरल नंबर है, 1 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, x जो है इस रेंज में भी है ये। तो ये 3 नंबर हो गए x के, तो क्या होगा ये 2 द पावर 1, 2 द पावर 2, 2 द पावर 3। ये हो गया आपका b या a बोले, दोनों बराबर ही है, सेम ही है, इसी का रोस्टर फॉर्मेट है, इसी का सेट बिट फॉर्मेट। तो ये हो गया क्या, 2 to the power 1 2, to the power 2 is 4 and to the power 3 is 8। ठीक, तो ये हो गया सेट बी प्लस सेट इस फॉर्मेट में। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा दूसरे फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होगा ये उस फॉर्मेट से जो दूसरा वाला फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे ये पहला हो गया, सेट बी क्या है, सेट बी आपका हो गया 0 and 1 and 2। अगर यहाँ पे आप लिखेंगे ये तो 0, ठीक है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x। ओके, and x belongs to नेचुरल नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब चौथा, ये हो गया x क्यूब बाई 2। x क्यूब बाई 2 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपको x belongs to whole number and x also belongs to -8, 9। ठीक, आगे से करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, आप लोग पॉज करके सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कितने लोगों ने ट्राई किया, कितने लोगों का सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आगे इस चैप्टर के और भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जैसे टाइप ऑफ सेट हो गए, अलग चीजें हो गए। तो हम लोग हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा आसानी से, फिर एक दो क्वेश्चन और अच्छे से बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन हुए। ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज पे भी आएंगे, तो वहां पे मैं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताऊंगा, आपका एनसीईआरटी लैब मैनुअल के भी, जो जेई मेंस है उसके भी। तो आपका लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा। अभी आप पहले आगे एक बार कॉन्सेप्ट सभी पढ़ लें इस चैप्टर, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सीरीज इस पर्टिकुलर चैप्टर का। फिर ये कंप्लीट होगा, फिर ऐसे अगला चैप्टर शुरू करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग अपना ये क्लास 11 का मैथमेटिक्स खत्म कर देंगे, फिर क्लास 12 का भी स्टार्ट करेंगे। हो सकता है 11th के पढ़ाने के बाद 12th का स्टार्ट करूँ, या फिर साथ में ही स्टार्ट करूंगा, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक लिए आप ये सॉल्व कीजिए क्वेश्चन और कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।